Hello everybody, how are you all? I hope all of you are fine. Okay, so today we are going to start a new topic, that is respiration. What is respiration? Okay, and what is respiratory system? ठीक है, हम लाइफ प्रोसेसेस का 10th क्लास का चैप्टर कर रहे थे जिसमें से हमने डाइजेशन कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, जो हम सांस अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं और जो भी ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को रेस्पायरेशन बोलते हैं. और उस पूरी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के द्वारा यूज कर लेना इज कॉल्ड कंप्लीट रेस्पायरेशन. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड लेट्स गेट इनटू दैट. रेस्पायरेशन. व्हाट इज रेस्पायरेशन? बेटा रेस्पायरेशन होता क्या है? Respiration, it is a process where the body breaks down glucose. जो हमारा ग्लूकोज होता है उसके ब्रेकडाउन को with the help of oxygen is called respiration. ठीक है, it is the metabolism process. मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस. जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ठीक है, वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड. एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड आफ्टर रेस्पिरेशन while CO2 and H2O are produced. कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज प्रोड्यूस्ड. इसलिए रेस्पिरेशन में हम CO2 को बाहर निकालते हैं. ठीक है, सो देयर आर टू प्रोसेस. ऑलवेज पीपल कंफ्यूज अबाउट देम, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीदिंग? दिस इज रेस्पिरेशन एंड दिस इज ब्रीदिंग. व्हाट इज ब्रीदिंग? नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल इज कॉल्ड breathing. Inhale and exhale, these are two terms. This is not rocket science. Okay, inhale means when you intake the oxygen or air inside your lungs, that is called inhalation. Exhalation means when you give out carbon dioxide out of your body through nostrils or mouth, this is called exhalation. So these are two terms. Simple intake of oxygen and release of carbon dioxide is called breathing. Simple सांस लेने को breathing बोलते हैं. What is respiration then? When you break down molecule and derive energy. कोई molecule को, जैसे ग्लूकोज ही है, हम उसको तोड़ते हैं और उससे जब हम एनर्जी डिराइव करते हैं that is called respiration. इन सबको respiration बोलते हैं. So breathing और respiration में आपको पता चल गया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब वो प्रोसेस होती कैसे है बॉडी के अंदर? ठीक है, जैसे ग्लूकोज है हमारा, दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज C6H12O6. क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुविक एसिड क्या है बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड. थ्री कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, जब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. और पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है. जब ग्लूकोज टूटेगा तो वो एकदम से ही सिंपलर फॉर्म में नहीं आ जाएगा, उसको पहले इसमें टूटना पड़ेगा. अब ये पायरुविक एसिड आगे जाकर टूटेगा, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है तो ये कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब किस में होगा आगे इसका ब्रेकडाउन? माइटोकॉन्ड्रिया में. इसका आगे ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में.
ये क्या बनाएगा, CO2 H2 एनर्जी प्लस में एनर्जी, ठीक है, वाटर एनर्जी एंड एनर्जी। एनर्जी के लिए कितने एटीपी लगाएगा ये, 38 एटीपी, ठीक है। देन अगर बॉडी में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, वो मसल्स में होता है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, जैसे कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब उनके हाथ पैर दुखते हैं ना बाद में, वो क्यों दुखते हैं, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब हम ज्यादा दौड़ते हैं तो कई बार क्या होता है, दौड़ते दौड़ते ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो क्या होगा, बॉडी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने लग जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बनेंगे और एनर्जी बनेगी, 2-3 एटीपी निकलेंगे। जो लैक्टिक एसिड होगा वो मसल्स में जमा हो जाता है, ये प्रोसेस मसल्स में होती है, मसल्स में जमा होके वो पेन कॉज करता है, कॉज पेन। पेन किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से सॉरी। देन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होगा, यीस्ट वगैरह में, उसमें क्या होता है, ये इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे एंड प्लस में एनर्जी देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ओके। So you have to remember these points: lactic acids, 38 ATP, CO2 plus H2O. Okay. Then comes aerobic and anaerobic respiration. What are these? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, और एनाएरोबिक क्या रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनाएरोबिक टेक्स प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। देन दिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होती है, और अकर इन साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। CO2 एंड वाटर एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट वो है जो पूरी प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, और इसमें एंड प्रोडक्ट है एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। देन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और जो रेस्पिरेशन है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम देम। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट वो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस होगा और वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। पायरुविक एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनाएगी। अगर बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड। ये वाली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ये वाली प्रोसेस मसल्स में होगी, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन जनरल तो यीस्ट वगैरह में वो क्या बनाएंगे, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। देन हमने किया एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। बेटा नाउ कम्स रेस्पिरेशन होता कैसे है, रेस्पिरेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सो वी हैव 2 पेयर ऑफ लंग्स, हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वी हैव अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉर रेस्पिरेशन। तो इन सब चीज़ों के, और एक प्रोसेस होती है इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, उसके बारे में हम साइड बाय साइड डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है बेटा, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, दीज आर नोस्ट्रिल्स, स्मॉल ओपनिंग्स इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ इज कॉल्ड
नोस्ट्रिल्स, जो नोज में जो छेद होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, और आगे जो रास्ता जाता है यहाँ से उसको बोलते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। फिर उससे और थोड़ी आगे जाता है तो हमारे पास होता है नेजल कैविटी, एक ओपन स्पेस आता है उसको बोलते हैं हम नेजल कैविटी। उसके बाद आता है लैरिंग्स, इससे पहले होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है बेटा? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज होती है जिसपे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइड बाय साइड रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करता है और साइड बाय साइड टेकिंग ऑफ फूड की प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाता है, ठीक है। देन कम्स लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है बेटा? वॉइस निकालने में लैरिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। देन कम्स ट्रैकिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये दो में बट जाता है, इनको बोलते हैं ब्रोंकस। दो में बढ़ जाता है तो इनको बोलते हैं ब्रोंकस। अब इस साइड आता है, जो ये आगे हमें दिख रहे हैं ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और आगे जो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एल्वोलाई। मेन एयर का एक्सचेंज यहीं पे होता है, यहाँ पे ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत हाई होता है ताकि ब्लड इनके कांटेक्ट में आ सके और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। ये जो दो कवरिंग में होती है इसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है बेटा। जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि उनको एयर का एक्सचेंज करना है, उनको कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना, इसीलिए उनका डैमेज होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। वन मोर डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, दिस इज डायफ्राम। ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर होता है लंग्स के नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको यही करवाता है, इसी की वजह से रेस्पिरेशन हो पाता है। अब हम यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। उससे पहले एक डायग्राम आ गया होगा आपके आगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि कैसे रिब केज है, हड्डियों का जो ढांचा होता है वो रिब केज है, ठीक है। उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम दिख गया, ठीक है। ये रिब केज है, इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स प्रेजेंट होते हैं रिब केज के अंदर। जैसे कि मान लो ये लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स आगे से रिब्स आएंगी और रिब्स ऐसे रहती हैं, ठीक है। रिब्स ऐसे ही तो रहती है अपनी, ठीक है। और अंदर लंग्स जो ये हैं हमारे, ये सेफ हैं। अगर कुछ चोट लग गई तो पहले रिब्स पे लगेगी, लंग्स सेफ रहेंगे हमारे। तो जो ये कैविटी बन गई, इस कैविटी को जो स्पेस बन गया इसके अंदर रिब केज के अंदर, उसको बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस पे। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट देख ले। पहले एयर कहाँ आएगी? नोस्ट्रिल्स में आएगी, नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल पैसेज में जाएगी, फिर नेजल कैविटी में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स क्या बताया मैंने? कॉमन पैसेज। किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फिर लैरिंग्स में जाएगी, व्हाट इज इट? वॉइस बॉक्स। देन ट्रैकिया में जाएगी। अब ट्रैकिया कहाँ है? दिस इज ट्रैकिया। इसके ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजिनियस रिंग्स क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है, मैंने पहले ही बताया। अब ऐसे पाइप है कोई और वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है तो वो आपस में चिपक भी सकती है, ब्लॉकेज भी हो सकती है, जिससे कि एयर यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए इसके ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो, ठीक है।
उसके बाद आते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। ये सब लंग्स में आते हैं। जो ये आपको सारा जाल दिख रहा है, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, ब्रोंकस, ठीक है, ये सब एयर के और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर कैसे होता है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का, और डायफ्राम उसमें क्या रोल प्ले करता है। अब आप देखिए, थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड्स, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है। मैंने आपको बताया थोरैसिक कैविटी क्या होती है। थोरैसिक कैविटी इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जो अंदर कैविटी हो गई, जो खाली जगह हो गई अंदर, उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें हवा ज़्यादा भरनी है तो थोरैसिक कैविटी विल एक्सपैंड, ठीक है। इनहेल करेंगे तो एक्सपैंड करेगी, एक्सहेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब जो लोग रामदेव के फैन हैं, वो जब प्राणायाम वगैरह करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उनकी लंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एयर को अंदर भरने की क्षमता उनमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, ठीक है। जैसे आप लोग भी अगर सांस लेके देखेंगे और सांस छोड़ के देखेंगे तो आपको फील होगा कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, तो योर थोरैसिक कैविटी विल एक्सपैंड, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो थोरैसिक कैविटी यानी कि जो रिब केज है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब उसको पढ़ते हैं हम कैसे। एक्सपैंड, एक्सपैंड करेगी, क्यों? क्योंकि लंग्स में ज्यादा जगह हो जाए, ज्यादा एयर अंदर आए, हम ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर भर सके, ठीक है। डायफ्राम बिकम फ्लैट, जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ना, ये फ्लैट हो जाता है ऐसे, ताकि यहां जगह ज्यादा हो जाए और लंग्स एक्सपैंड होके यहां तक आ जाए, ठीक है। अब ज्यादा जगह हो गई तो क्या होगा, एयर ज्यादा अंदर भर जाएगी, नीचे से डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ऊपर से रिब केज ऊपर उठ जाएगा, तो ये फूल जाएंगे एयर से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज एंड एयर एंट्रेंस। वॉल्यूम यानी कि जो लंग्स में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा और एयर विल एंटर इनटू द लंग। बहुत सारी हवा लंग्स में भर जाएगी। बहुत सारी हवा मतलब क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी प्रोसेस एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। आप सांस लेके खुद देखिए, आपको पता चलेगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि अपने, अब रिब केज उठा हुआ था तो वो अंदर की तरफ जाएगा, तो यानी कि लंग्स को दबाएगा तो लंग्स भीड़े हो जाएंगे, ठीक है। इधर से जो डायफ्राम है वो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे डोम शेप। तो जो यहाँ पे जगह थी तो यहाँ से भी हो गए, लंग्स को आगे की तरफ दबा दिया गया, यानी कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, एयर बाहर निकलेगी। रिब मूव्स डाउनवर्ड, रिब केज डाउनवर्ड मूव करेगा। डायफ्राम बिकेम डोम शेप, डायफ्राम दोबारा से डोम शेप हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज, अब ऐसे भी हो गया, दबा दिया लंग्स को, ऐसे भी दबा दिया, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है यानी कि जो लंग्स में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, एयर विल मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ट्रैकिया से जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, देन एल्वोलाई में। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने सारा पढ़ लिया, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरेंक्स क्या होता है, लैरिंक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो लंग्स और टिश्यू, ऑक्सीजन हमारे मतलब बॉडी तक कैसे पहुंचती है, ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, हमारे पैरों तक कैसे पहुंचती है, उसको पहुंचाने के मैकेनिज्म को हम देखते हैं। सबको पता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ब्लड के थ्रू
पहुंचती है। ठीक है, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस, लंग्स एंड टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, जो एयर रिच ऑक्सीजन है, हमने एयर ली अंदर, उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ब्लड में। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था जो एल्वोलस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं ब्लड के साथ। तो एयर रिच ऑक्सीजन सीधी कहाँ चलेगी, ब्लड में। ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आरबीसी में। आरबीसी में रेड ब्लड कार्पसल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन वहां चलेगी। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज इन एल्वोलस, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एल्वोलस में एंड थ्रू द ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू। ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू टिश्यू में वो चली जाती है। ठीक है, एल्वोलस नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। ऑक्सीजन इज रिलीज देन थ्रू द ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू, फिर वो हमारे टिश्यू में पहुंच जाएगी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है CO2 रिलीज्ड। अब ऑक्सीजन तो हमने अंदर ले ली, अब CO2 को हमें बाहर भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या पाथवे है, CO2 भी ब्लड में रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स लेके जाएंगे उसको, रिलीज इन एल्वोलर सैक, जो एल्वियोलर सैक है उसके अंदर ब्लड उसको रिलीज कर देगा CO2 को। फिर क्या होगा, सेंट थ्रू द नोस्ट्रिल आउट ऑफ द बॉडी, नोस्ट्रिल्स के थ्रू होती हुई वो आउट ऑफ द बॉडी चली जाएगी। 1 सेकेंड, नोस्ट्रिल से होती हुई वो आउट ऑफ द बॉडी चली जाएगी। ये पाथवे आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, वो तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा था कि लंग्स कहाँ होते हैं और सामान उसका कहाँ होता है और किस किस चीज में वो हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जमीन पे घूमने वाले ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम है, कैट है, डॉग है, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर रेस्पायरेशन। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे। अब फिशीज है, वो भी तो जिंदा है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो उसको लेते हैं। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर द रेस्पायरेशन। ठीक है, ये सब वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो लेते हैं। ठीक है, अब बेटा जब हम लोग हैं, डॉग्स है, कैट्स है, इतने सारे एनिमल है, सब लोग रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो ठीक है, तो बेटा प्लांट भी रेस्पायरेशन करते हैं। यस, इट इज ट्रू। प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। बेटा ये थोड़ा कट गया। प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है, ह्यूमंस की तरह ऐसे कोई मतलब ऐसे नहीं होता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही सिंपल है। वो कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये सही नहीं बना, ये बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटल ओपनिंग। जो ये है ये स्टोमेटा, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। लेंटिसल्स इन स्टेम, स्टेम्स में लेंटिसल्स होते हैं, उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और जो रूट होती है उसमें सिंपल सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, कैसे कैसे डायफ्राम रोल प्ले करता है। सो टुडे इज वन क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इन जर्नल। मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता चलेगा हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड। ओके,
So that's it for today. In our next class we are going to study about transport of material, that is circulation. Blood के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और this is all about lungs, respiration and respiratory tract. Thank you so much for watching. Please hit that like button and subscribe to my channel and answer this question: how many ATPs are produced?